ओके बेटा, तो चैप्टर 8 में केमिकल रिएक्टिविटी में चैप्टर 8 जो हमारा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैट्रिक केमिस्ट्री का, उसमें आज हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत हाउनो इसके लिया है। जब हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था तो वहाँ मैंने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इनके बारे में आपको बताया था, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अभी हम सिर्फ पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। पेट्रोलियम किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले देखो, द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पेट्रो एंड ओलियम। पेट्रोलियम का वर्ड बेटा दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक वर्ड हमारे पास है पेट्रो और एक है ओलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, मतलब चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब तेल। ठीक है, चट्टानी तेल, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है ना, ज़्यादातर क्या होता है बेटा, ये निकलता है चट्टानी इलाकों से, इस वजह से उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। और पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज फाउंड अंडरग्राउंड। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो ज़मीन के अंदर से मिलता है। इट इज़ फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मैंने आपको बताया था डायनासोर्स वगैरह मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले जो ज़मीन पर डायनासोरस वगैरह चला करते थे, उनके मरने के बाद जब उनकी बॉडी जब मिट्टी में मिल गई तो वही बॉडी हाई प्रेशर लगने पर और हाई टेम्परेचर लगने पर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और पेट्रोलियम एक ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का विस्कस सा, गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है, जो मैंने यहाँ डायग्राम में भी बनाया हुआ। ये रहा, इस बीकर के अंदर आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का एक कोई लिक्विड है, डार्क ब्राउन टाइप का। ये लिक्विड असल में पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता, कहीं से भी ये पेट्रोल नहीं लग रहा होगा आपको, ये पेट्रोलियम है। इसी को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, इसी को पेट्रोलियम कहते हैं या क्रूड ऑयल भी कहते हैं, खाम तेल। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 500 हाइड्रोकार्बन्स। 500 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है ये, विच कैन बी सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, ये आगे मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम की सिर्फ डेफिनेशन अभी हुई कि पेट्रोलियम किसे कहा जाता है। क्लियर है? ज़मीन के अंदर से निकलता है, एक फॉसिल फ्यूल है, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। और कैसे बना? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डायनासोर्स वगैरह के मरने से उनकी बॉडी जब ज़मीन में मिली तो फिर जाकर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। अब ये पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम के अंदर जिसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, 500 से ज़्यादा, मोर देन 500 हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर हैं, जो कि जिनको सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है आगे बताता हूँ, डायग्राम आएगी उसमें बता दूंगा आपको। मसला आगे बढ़ा है, स्लाइड बस। तो ये वो एक डायग्राम जिसमें शो हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो जैसे कि डायनासोर्स वगैरह मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, डायनासोर्स वगैरह जो होते थे समंदर में या इधर खुश्की में भी, तो जब वो मर गया तो उनके मरने के बाद उनकी बॉडी वगैरह ज़मीन में दब गई, और जब ज़मीन में दबी तो उसमें ऑयल और गैस में जाकर फिर उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। वो ऑयल में, पेट्रोलियम में या फिर गैस में जाकर कन्वर्ट हो गए मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म से मरने के बाद। तो ये डायग्राम, जो पिक्चर आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि किस तरह से पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर आया। डायनासोर्स और डिफरेंट मछलियाँ वगैरह और अलग जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे, पुराने जो जानवर थे, उनके मरने से ये चीज़ें हुई। और ये मरने के बाद देखो मिट्टी में भी मरने के बाद जाहिर सी बात उनकी लाश मिट्टी में भी गई और भी समंदर में भी इनकी लाश गई। तो समंदर, इसलिए पेट्रोलियम जो है वो समंदर के अंदर से भी आपको मिलता है और खुश्की के इलाकों से या लैंड एरिया से भी आपको मिलता है। जैसे अब आगे करें एक स्लाइड। अब देखिए, ये एक खुश्की का इलाका है, मतलब कोई पहाड़ी इलाका है, एक रॉकी रीजन है ना, पेट्रोलियम रॉकी रीजन से निकलता है। एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ से ये पेट्रोल रिग कहलाता है, ये रिग जिसको हम कहते हैं, ऑयल रिग्स होते हैं ये। अब ऑयल रिग्स में क्या होता है कि ये इस तरह से ड्रिल मशीन लगे होती है, ड्रिल मशीन है जो क्या करता है, ड्रिल करके अंदर से पेट्रोलियम निकाल रहा होता है। तो ऐसे मशीनें आपने देखी होंगी पिक्चर्स वगैरह में लगी हुई। तो ये ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, डेजर्ट से, रेगिस्तान से, इन तरह के इलाकों से भी निकलता है, रॉकी रीजन जहाँ चट्टान ज़्यादा होता है। आगे बढ़े। अब इस तरह से देखिए, ये जो है ना, ये एक ऑफ शोर हमारे पास एक जो है ना वो एक रिग है। ऑफ शोर रिग से मुराद जो कि समंदर, देखो ये समंदर है, समंदर के ऊपर आपने देखा होगा भी पिक्चर्स वगैरह में ऐसी बिल्डिंग जैसी बनी होती है, देखा है बेटा, समंदर के ऊपर बनी हुई है। अब इसमें भी क्या होता है कि इस तरह से ड्रिलिंग मशीन वगैरह लगे होते हैं, उसके अंदर से ऑयल निकाल रहे होते हैं। तो समंदर के अंदर से भी ऑयल निकलता है, सी बेड के अंदर से, समंदर की जो सतह होती है उसमें से भी बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है, और खुश्की से भी निकल सकता है। सिर्फ खुश्की से निकलेगा, ये समुद्री इलाकों से भी निकल सकता है। जैसे आपने इस तरह की देखोगे बिल्डिंग्स बनी हुई, इस तरह से आयरन का पूरा स्ट्रक्चर होता बना हुआ, और इस तरह से जो ज़मीन पर इसको जो बनाना है, इसको एक अलग एक साइंस इंजीनियरिंग है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अलग साइंस है, सिविल इंजीनियर्स वगैरह ये काम करते हैं। तो ये ऑफ शोर रिग्स कहलाती हैं, तो जो पेट्रोलियम को निकालने की यूज़ करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, काला सोना क्यों कहते हैं? अब देखो, जिस कंट्री से पेट्रोलियम निकलता है वो कंट्री माला माल हो जाता है। गोल्ड एक एक्सपेंसिव मटेरियल है, जिस कंट्री में गोल्ड बहुत ज्यादा। जी बेटा, सिविल इंजीनियर का काम है, पेट्रोलियम इंजीनियर। सिविल, देखो सिविल इंजीनियर का काम है उसको डिजाइन करना, उसको बनाना। जैसा पीछे जाए, दोबारा पीछे करें एक, अब ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर जो खड़ा करना काम, ये सिविल इंजीनियर का काम है कि किस तरह से समंदर के ऊपर एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा कि वो समंदर की फोर्स को, जो पानी की लहरों को बर्दाश्त कर सके। बिल्डिंग बनाने का काम सिविल इंजीनियर का होता है। अब बिल्डिंग बन गई है, अब सिविल इंजीनियर का काम खत्म हो गया। अब इस पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालने का काम यह पेट्रोलियम इंजीनियर का है। मतलब ये पूरे बिल्डिंग बनाने के बाद इसमें आते हैं पेट्रोलियम इंजीनियर्स जो ये काम करते हैं। क्रूड ऑयल डायनासोर के रिमेन से होता है या किसी भी जानवर? डायनासोर्स मोस्ट, चुके मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, कि लाखों करोड़ों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जाहिर सी बात है दुनिया पर डायनासोर्स का राज था, या वो ऐसे जानवर थे जो आज पाए नहीं जाते, इसलिए हम अक्सर डायनासोर्स की बात करते हैं, या इस तरह से और जानवर। लेकिन हम जैसे बाकी जानवरों की बात नहीं कर सकते, जैसे गाय, भैंस, बकरी, चूँकि जब डायनासोर्स जहाँ मौजूद थे उस वक्त गाय, भैंस, बकरी वगैरह मौजूद नहीं थी। और अगर मान लो तो कि कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह मर के मिट्टी में मिल गई है, अगर आज मिल जाती है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तो उनको टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों साल का पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में। इसलिए हम कहते हैं कि जो करोड़ों साल पहले जानवर मरे, जो डायनासोरस थे, उनकी वजह से पेट्रोलियम ज़मीन में आया। और ये जो जानवर आपको दिखते हैं एवोल्यूशन के बाद, वो तो अभी जाकर इस्टेब्लिश हुए, वरना तो एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि स्पीशीज़ चेंज होती रही हैं हमेशा से, हमेशा एक जैसी स्पीशीज़ नहीं रही हैं। यही पढ़ा होगा ना आपने, अलग अलग एरा आया है उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? जिस कंट्री से पेट्रोलियम निकलता है वो माला माल हो जाता है। जैसे कि अक्सर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूएई है, इसी तरह से आपका कतर है, बहरीन है। मैंने बताया था ना आपको चैप्टर 3 में भी इस बारे में, ब्लैक गोल्ड के बारे में। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि दुबई सिटी की 2 पिक्चर्स हैं, बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर है बिफोर आफ्टर। 1990 में, 1990 में ये दुबई की पिक्चर है। आप दुबई को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर टाइप की है, पूरा रेगिस्तान आपको मिल जाएगी। दुबई वाकई में रेगिस्तान है सिर्फ, और कुछ नहीं है। यूएई पूरा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में चंद 1, 2, 3, 4, 5 कुछ बिल्डिंग्स आपको दिख रही है। ये वो दौर था जब नया नया दुबई से जो है वो पेट्रोलियम निकलना शुरू हुआ था, या यूएई से जब पहली बार पेट्रोलियम निकलना स्टार्ट हुआ था। अब देखें, ये है 2015 में, 2015 में जब बुर्ज खलीफा जो था, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं बीच में, आपने बिल्डिंग देखी होगी। और आसपास ये सेम जगह, अच्छा पिक्चर सेम जगह से लिया गया, दोनों सेम जगह की पिक्चर, लेकिन आप देखिए कितना ज़मीन आसमान का फर्क है दोनों में। यहाँ बिल्डिंग्स की तादाद देखो और यहाँ बिल्डिंग्स की तादाद देखिए कितनी बढ़ चुकी है, और कितना एक बड़ा शहर दुबई आपको यहाँ पर लग रहा है। और कितने सालों में ज़्यादा फर्क 1990 और 2015 है, तो 10 और 15 साल में दुबई की हालत देखे कहाँ से कहाँ पर चेंज हुई है। अब ये 15 साल में कैसे, सॉरी 25 ईयर्स में, सॉरी 2005 नहीं है, 25 सालों में दुबई कहाँ से कहाँ तक तब्दील है। 25 साल बहुत कम अरसा होता है कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का। तो क्यों हुआ ये? चूँकि पेट्रोलियम, चूँकि यूएई से निकला, उन्होंने पेट्रोलियम को बेचा, दुनिया को एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज या ज़र मुबादला उन्होंने कमाया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कतर को आप देख लें कि कतर रेगिस्तान था ना सिर्फ कतर, लेकिन वही कतर इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि पूरा वर्ल्ड कप उसने होस्ट कर लिया, एक इतना बड़ा वर्ल्ड कप होस्ट कर लिया, मतलब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसको होस्ट कर लिया। अब पाकिस्तान से पेट्रोलियम नहीं निकलता तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना भी मुश्किल हो रहा होता पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट का। उसमें भी कह रहे हैं कि इतने दिन तक अगर स्टेडियम नहीं बनता है तो हम यूएई ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी अल्टीमेटम दिया हुआ है ना कि अगर स्टेडियम रेडी नहीं होते हैं 10-15 दिन के अंदर तो सारा टूर्नामेंट यूएई चला जाएगा। इंडिया के मैचेस तो हो ही रहे थे पहले यूएई में, अब पूरा टूर्नामेंट ही यूएई में हो जाएगा। तो स्टेडियम रेडी नहीं हुआ, अभी तक बन ही रहे, पैसे हो तो चीज़ें रेडी हो ना भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन कतर देखो कि कितने कम मुद्दत में उसने इतने बड़े बड़े स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम से कई बड़े होते हैं, और बहुत बड़े होते हैं, और बहुत सोफिस्टिकेटेड और बड़ा खर्चा होता है उसके अंदर, बहुत डिजिटल वे पर उसको बनाया जाता है। तो कहने का मकसद है कि वो कैसे किया जाता है, क्यों, कैसे कर लिया? पैसों से। और पैसा आया कहाँ से? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम को इसलिए ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना बोलते हैं, काले रंग का होता है ना ये, तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को मसला। आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इन डिटेल। अब पेट्रोलियम के अंदर से बेटा बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो निकालते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें पेट्रोलियम से निकल रही होती हैं उसको यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा एक स्लाइड और आगे करें। अच्छा ये जो है ना, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज एन ऑयल रिफाइनरी। ये जैसे क्रूड ऑयल जब ज़मीन से जब क्रूड ऑयल आपने निकाल लिया ना, उसको निकालने के बाद आप चले आते हैं रिफाइनरी, जैसे कैल्टेक्स, शेल, बाइको,
एडमोर नाम सुना होगा आपने, ये सारी रिफाइनरीज हैं जहाँ पर क्या होता है उसको साफ़ किया जाता है, क्रूड ऑयल के अंदर से मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। तो ये एक ऑयल रिफाइनरी आपने इस तरह की पिक्चर भी देखी होगी, इसके अंदर क्या होता है पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। ये जो इतनी ऊंची ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। वो आप कितने ऊँचा होता है, अब ये देखो तकरीबन 3 मंजिला बिल्डिंग कितना बड़ा है, ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है इतना। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आगे बताएं। ठीक है, ये देखो अब वो जो इतनी ऊँची जो बिल्डिंग थी ना असल में वो ये चीज़ है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। अब ये डायग्राम है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डायग्राम बनानी नहीं है, ये मैंने गूगल से उठा लिया, सिर्फ समझना है इसमें कि इसमें हम क्या करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है ना वो क्रूड ऑयल को इसके अंदर हम लोग डालते हैं। हम 350 डिग्री सेल्सियस तक, इतने हाई टेम्परेचर तक क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम को हीट करते हैं, जो मिक्सचर ऑफ 500 हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ डालकर इसमें हम छोड़ देते हैं। अब फिर यहाँ क्या होता है डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स से क्या होता है अलग अलग तरह की चीज़ें सेपरेट हो रही होती हैं सबसे ऊपर से। अच्छा देखो, अब देखो ऊपर से अलग चीज़ें सेपरेट होती, नीचे से अलग। अब ऊपर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऊपर से सेपरेट होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल नीचे से सेपरेट होते हैं। इस तरह से छोटे मॉलिक्यूल जो उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, वोलेटाइल होते हैं, हवा में जल्दी उड़ जाते हैं, आराम से फ्लो करते हैं और उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, ऐसी चीज़ें ऊपर से सेपरेट होंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं। नीचे जो चीज़ें होंगे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी और ये वोलेटाइल नहीं होंगे, ये हवा में जल्दी नहीं उड़ेंगे और ये बहेंगे भी नहीं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और इनमें आग भी जल्दी नहीं लगती है। ये नीचे जो चीज़ें हैं ना ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ऊपर अलग चीज़ें सेपरेट होंगी, नीचे अलग चीज़ें सेपरेट होंगी। अब क्या क्या चीज़ें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट करते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, विटामिन, ये अलग अलग चीज़ें बेटा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब इनका क्या क्या इस्तेमाल है, अब ये जो चीज़ें जो पेट्रोलियम से निकल रही हैं सेपरेट हो रही हैं इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ज़रिए या डिस्टिलेशन कॉलम के ज़रिए, अब इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं। अब उसके लिए हमें पीछे दोबारा वापस टॉपिक पे जाना पड़ेगा, वापस करें ओके। अब देखो ये 6 चीज़ें आ गई, वो जो 6 चीज़ें बता रहे थे ना जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकल रही थी, ये 6 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या, एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये असल में गैस होती है जिसको प्रेशराइज करके लिक्विफाई कर दिया जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसका फार्मूला होता है C4H10, उसका फार्मूला है एलपीजी का। और एलपीजी का इस्तेमाल क्या होता है, यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, बॉटल गैस भी जिसको हम कहते हैं। देखा होगा ना जब गैस, एक तो सुई गैस होता है, CH4 होता है सुई गैस, वो अलग है। लेकिन मान लेते हैं जैसे रात के 10 बजे या रात के 10:30 11 बजे गैस चली जाती है, गैस चली गई, सुई गैस अब नहीं आ रही, कुछ पकाना है अब आपको, अब कैसे पकाएंगे। अब उसके लिए सिलेंडर रखा होता है कुछ घरों में। अब सिलेंडर के अंदर सुई गैस नहीं होती, याद रखिएगा, लिक्विड जैसा कुछ होता है उसके अंदर, वो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन वो असल में लिक्विड नहीं है, वो लिक्विड प्रेशराइज करके लिक्विड बनाया गया है। अगर हमको ऐसे लीकेज हो जाए ना तो गैस के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है। सिगरेट लाइटर के अंदर भी होता है गैस ये, या जो स्टोव लाइटर होता है उसके अंदर भी ये गैस होती है, देखा होगा आपने। तो वो एलपीजी होती है, ये पेट्रोलियम से ही निकलती है एलपीजी, क्लियर है, C4H10। फिर उसके बाद अगला क्या फ्रैक्शन है जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, गैसोलीन, जिसको अमेरिकन कहते हैं गैसोलीन और ब्रिटिश कहते हैं पेट्रोल। तो अमेरिकन ब्रिटिश का डिफरेंस अदरवाइज और कुछ नहीं है। फॉर्मूला C8H18 या C6H14 भी लिखते हैं। 8 कार्बन भी होता है, 6 कार्बन भी होता है। चलो यहाँ बुक में 8 कार्बन लिखा तो मैंने ये लिख दिया। ये गैसोलीन है, इसको यूज़ किस लिए करता है, एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें एज अ, या बाइक्स वगैरह में हम उसको एज अ पेट्रोल को डालते हैं बाइक चलाने के लिए, पता ही है। तो कैरोसिन जिसको उर्दू में कहा जाता है मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल C12H24, ये फॉर्मूला उसका होता है, 12 कार्बन होता है उसके मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। ये अल्केन्स है सारे, अगर आप देखो तो CnH2n+2 की फॉर्म में चल जाएगी। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था अल्केन्स को। तो ये कैरोसिन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एयरक्राफ्ट फ्यूल, ये तो अभी आया भी था MCQs में ना, हवाई जहाज़ में जो ईंधन डलता है, हवाई जहाज़ को चलाने के लिए आप लोग पेट्रोल यूज़ नहीं करते, फिर उसमें कैरोसिन डलता है, तो ये एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है, हवाई जहाज़ को चलाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डीजल, 16 कार्बन होते हैं एक मॉलिक्यूल में डीजल के, चूंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना बेटा, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, बताया था ना अभी मैंने। तो C16 अब डबल करके 2 बढ़ा देंगे तो 34 हो जाएगा, 32 तो 4, तो 32 में 2 प्लस किया तो 34 34 हो गया, C16H34। अब डीजल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने देखा होगा ना, थोड़ा गाढ़ा सा होता है ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, डंपर हो गए, कोचेस हो गए, ट्रक्स हो गए, लॉरीज, इनमें इस्तेमाल करते हैं। इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स सच एज ट्रक्स। आपने देखोगे डंपर जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें डीजल डल रहा होता है, उनमें वो काला काला धुआं फिर उससे निकलता है ना, ब्लैक धुआं निकलता है उसका, फिर देखा है ना सबने। डीजल ये भी एक फ्यूल है, ये भी पेट्रोलियम से निकलता है। और क्या निकलता है, फ्यूल ऑयल,
जो और ज़्यादा थिक होता है, और विस्कस होता है, और ज़्यादा कार्बन है। C20 और डबल करके तो बढ़ा दो हाइड्रोजन को तो 42, C20H42 एक मॉलिक्यूल है ये फ्यूल ऑयल। अब फ्यूल ऑयल को अच्छा देखो, अब देखो जैसे 4 है ना, 4 को हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, हमने पढ़ा था इसको चैप्टर 3 में। 8 है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन। अब 12 है ना तो डिकेन है, डिकेन 10 होता है, 10 में 2 ऐड किया तो ये होता है 2 डिकेन। ऐसे मैं बता रहा हूँ 2 डिकेन। ओह सॉरी गलत हो गया, सही कहा बिल्कुल आपने, वेल डन, बिल्कुल सही। 224 हो रहा है ना, ये CnH2n आ रहा है, दिस विल बी 26, मैंने गलत किया। ये असल में पेट्रोलियम से सारे अल्केन्स ही निकलते हैं, अल्केन्स से निकलते हैं, तो इसको सही कर लेना, 26 कर लेना। ये तो बहुत शानदार उन्होंने गलती पकड़ी है, जो टाइपिंग में मुझसे हो गई है। तो 26 होना चाहिए, अल्केन होना चाहिए ना ये, क्योंकि डबल करके तो बढ़ाना है, तो सिर्फ डबल हुआ था सिर्फ ये, ठीक है। अब 2 डिकेन कहलाता है। अच्छा C16H34 अब 6 है तो 10 में 6 ऐड हुआ तो इसको बोलेंगे दिस इज हेक्सा डिकेन। हेक्सा डिकेन मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6, 10 6 16 हेक्सा डिकेन। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 10 से ऊपर, मैंने आपको 10 से ऊपर भी होते हैं। अब अगर 20 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आइकोसेन। जैसे 10 डिकेन होता है ना, 20 कार्बन वाला अल्केन कहलाता है आइकोसेन। 30 का अलग होता है, 50 का अलग होता है, 100 का अलग होता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है, ये तो इसलिए मैंने लिख दिया थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि डिकेन के आगे भी होता है। तो ये 20 को लिखा हुआ आपकी बुक में, आइकोसेन लिखा हुआ है चैप्टर 8 में, ठीक है। तो आइकोसेन 20 कार्बन है, तो ये इसको फ्यूल ऑयल होता है ये। अब फ्यूल ऑयल कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे के इलेक्ट्रिक, जैसे कराची को जो बिजली मिलती है, कराची को बिजली कई तरह से मिलती है, आपको पता है। कराची में जो बिजली आ रही है ना बेटा, कई जगहों से आ रही है। एक तो कैनप से आ रही है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक आ रही है आपके पास ये बिजली हबको से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हब रिवर पे जो है ना, हब पे बना हुआ एक डैम, हब डैम, वहाँ से बिजली बन के भी आ रही है। इसी तरह से कराची के पास एक बिजली आ रही है, के इलेक्ट्रिक ने खुद अपना, के इलेक्ट्रिक का काम क्या है? पावर को सप्लाई करना। के इलेक्ट्रिक का काम पावर बनाना नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक पावर को बनाती भी है। के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी करती है। पोर्ट कासिम कराची में एक मकाम है, वहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने अपना एक पूरा प्लांट लगाया हुआ है, जनरेटर्स के थ्रू वो बिजली पैदा करती है। अब वो जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए जो बिजली पैदा कर रही है, जो बिजली बनाकर कराची वालों को प्रोवाइड कर रही है। अब वो बिजली चलता है फ्यूल ऑयल से। फ्यूल ऑयल से मतलब वो जो है ना, जैसे उसमें जो फ्यूल डलता है उसको फ्यूल ऑयल कहता है। ये सिर्फ पावर जनरेशन के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपके बिल में ना फ्यूल चार्जेस लिखा हुआ होता है। फ्यूल पे जो है ना, जो फ्यूल, चूंकि ये फ्यूल बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, सॉरी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस इंपोर्ट पे जो टैक्स वगैरह आयद होता है ना, तो वो आपके बिल में ऐड हो रहा होता है। इसलिए आपके बिल में एक जगह पर फ्यूल चार्जेस लिखा होता है। तो फ्यूल चार्जेस क्या लिखा हुआ होता है? ये अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। तो ये फ्यूल ऑयल के चार्जेस असल में, जिससे वो के इलेक्ट्रिक बिजली बना रही है। तो अक्सर लोगों को पढ़ने में समझ में नहीं आता ना कि फ्यूल चार्जेस क्या है। तो ये चार्जेस इसके होते हैं जो जिससे वो चला रही है, ठीक है, जनरेटर जिससे बिजली बन रही है और कराची वालों को सप्लाई हो रही है। लेकिन चूँकि बहुत महंगा पड़ रहा है, चूँकि एक तो फ्यूल आप बाहर से मंगवा रहे हैं, फिर उसको उस पर अलग ड्यूटी देना पड़ रहा है, फिर उसको आप जला रहे हैं, फिर उसके बाद आगे भेज रहे हैं, तो वो तो महंगा पड़ रहा है ना। बेहतर है कि सोलर पावर, विंड एनर्जी इनको यूज़ किया जाए जो आपके पास खुद अवेलेबल हो। अब बाहर से एक चीज़ खरीद के बिजली बनाने में तो महंगा ही पड़ेगा, फिर बिजली का बिल आएगा ही ज़्यादा, फिर कमा ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसको बनाने का तरीका महंगा आपने ढूंढा हुआ है। आपको आसान सस्ते तरीके से बिजली बनानी चाहिए, यही चीज़ है ना भाई। तो फ्यूल ऑयल को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। छठा और आखिरी है ब्यूटामिन। ब्यूटामिन जिसको हम लोग टार भी कहते हैं, उर्दू में उसको बोला जाता है डामर, टार या डामर। अब डामर देखा होगा आपने, अभी रोड बन रही है सामने वाला, तो उसमें आपको दिखेगा अभी कि पचड़ी वगैरह तो डल गई है, रोड भी बन जाएगा, आपने देखा होगा अभी। तो डामर, अब डामर ब्लैक कलर का होता है ना, देखा है, क्रश के साथ मिलाकर फिर उसको रोड बनाते हैं। तो बिटामिन या टार ये भी पेट्रोलियम से निकलता है। सबसे आखिरी में जो चीज़ बच जाती है ना बेटा पेट्रोलियम रिफाइन करने के बाद, वो विटामिन होता है या टार, और उसको डामर कहते हैं उर्दू में। उसको रोड्स को बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डामर और क्रश को मिलाकर रोड पे रखते हैं, फिर बुलडोजर उस पर चढ़ा देते हैं, देखा होगा रोलर, फिर वो रोड बन जाता है। तो हर पत्थर के ऊपर ब्लैक ब्लैक चिपका होता है, तो गरम गरम सा होता है वो, फिर बाद में ठंडा होकर चिपक जाता है उसमें, देखा है ना बेटा। तो वो डामर जो होता है वो भी पेट्रोलियम से ही आता है, ब्लैक गोल्ड। तो ये क्लियर है भाई।